एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मेरे साथ है इमरान हसन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड को देखने के लिए टेलीविजन सेट्स के सामने बिल्कुल बैठ चुके हैं और एक नई सुबह हो चुकी है। बहुत सारे लोग अपने कामों को जा चुके हैं, बहुत सारे जाने वाले हैं, जो नहीं गए अभी तक उनको हम भेजने वाले हैं। और बिल्कुल हम भी अपने काम पे आ चुके हैं, क्योंकि हमारा रोज का काम है कि सुबह सुबह हमने आपको जगाना है अच्छी और ढेर सारी इंफॉर्मेशन के साथ, चाहे वो करंट अफेयर्स के मुतालिक हो या पाकिस्तान के हवाले से हम आपको पाकिस्तान की सैर कराते हैं। बहुत सारी चीजें, मतलब मेरे तो सेगमेंट्स इतने ज्यादा है हमारे शो में, अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मोहब्बतों को तकसीम किया करते हैं, जर्ब भी दिया करते हैं, दोनों सूरत में। चलें, अच्छा बात तो करने दें आप। सो इट्स अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। आई बिलीव सब देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक हैं और ये कहना चाहिए कि गर्मी कुछ शहरों में बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ शहरों में गर्मी कम भी हो चुकी है। आज लाहौर में इस वक्त बड़ी जबरदस्त बारिश आ रही है। हाँ एग्जैक्टली। और सुबह सुबह जब हम ऑफिस आए थे तो हमें कुछ काले बादल नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब बारिश शुरू हुई तो वो एक्साइटेड, और इमरान अपना हम जब पढ़े थे इमरान कहते मैं ये वेदर मिस नहीं करना चाहता, मैं बाहर जाके इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ। आप ये बता रही है कि हम आने से पहले पढ़ते भी हैं, हम ऐसे नहीं आते। हम पढ़ते हैं बिल्कुल। अच्छा जी, पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ की 2 साला कारकर्दगी में ऑपोजिशन का बड़ा हाथ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की एनडीएस की पाकिस्तान दुश्मन साजिश बेनकाब। कोरोना की दूसरी लहर का खदशा, क्या 15 सितंबर को स्कूल खुल पाएंगे? पाकिस्तानी निजात नरगिस माबुलवाला का अमरीकी तारीख में बड़ा एजाज। इंग्लैंड टेस्ट कप्तान जो रूट की दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश। देखेंगे सफर शर्त की दूसरी किस्त और लेकर जाएंगे आपको पस्सू बटूरा ग्लेशियर, जहां पे होगी कुछ ट्रैकिंग। यौम इंसानी हमदर्दी, मकबूजा कश्मीर में मजालिम की दिल दहला देने वाली दास्तानें। वेलकम बैक। आपने हेडलाइंस जानी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लेकर, पाकिस्तान की सूरत हाल को लेकर, पॉजिटिव खबरें भी हैं। अच्छा, एक चीज आप माने या ना माने, कोशिश, सॉरी इमरान मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमें आज के अखबार हाँ वो जा रहे हैं हम, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश यही होती है कि हम मस्बत खबरें लेकर आए। आज के अखबार में क्या लिखा है, टॉप स्टोरीज क्या, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की और डेली एक्सप्रेस की, आज के अखबार में देखते हैं। इससे पहले कि अरमला फिर मुझे रोकें और कहें कि ये भी बताना है, सॉरी हम आज के अखबार पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले डेली एक्सप्रेस मेरे हाथ में जनाब, और जो इसकी लीड है वो है फेडरल कैबिनेट का जो कल का इजलास हुआ, जो कल की मीटिंग हुई उसके बारे में, और उसमें पेंशन और गर्दिशी कर्जों के हवाले से एक बड़े मसले को जेर बहस बनाया गया। हमें मालूम है कि जो सर्कुलर डेट है पाकिस्तान का, ये बहुत बड़ा मसला है, इट्स टचिंग ट्रिलियंस नाउ। और उसके बाद अब कल जो शिबली फराज साहब हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कहा कि जी जो पेंशन का मसला है ये गंभीर होता जा रहा है। तनख्वाहों की मद में जो पैसे जा रहे हैं वो 500 बिलियन है, जबकि जो पेंशन की मद में जा रहे हैं वो 470 अरब रुपए हैं। तो ये आने वाले वक्त में सर्कुलर डेट से भी बड़ा मसला बन सकता है। इस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि पूरी दुनिया से या पाकिस्तान से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ली जाए और बेहतरीन माहिरीन हायर किए जाएं, इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। अच्छी बात इसमें ये कि प्रीएम्प्ट किया जा रहा है, बजाय इसके कि कल ये मसला बन जाए उसके बाद इसका हल हो। पहले ही गवर्नमेंट की कोशिश है कि इसके ऊपर हम इसको हल कर लें। हल किया जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ जी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की भी जो खबर है वो भी मैं आपको बताती चलूं कि कल जिस तरह से हमने बताया था कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 2 साल मुकम्मल हो गए, और अब जो उसके बाद डिस्कशंस हुई और बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट पेंट्स अ रोजी पिक्चर ऑफ 2-year परफॉर्मेंस। मिनिस्टर्स पीएम एड से गुड टाइम्स हैव बिगन एज इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव स्टार्टेड बेयरिंग फ्रूट। So, Pakistan Tehreek Insaf government led on Tuesday presented its 2-year performance report on the 2nd anniversary of assuming office, reviewing its achievement in terms of governance, economic and diplomatic relations. So, ये सारे challenges का इनको सामना था, लेकिन उसके साथ साथ कल बड़े पॉजिटिव नजर आए तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स थे, और उन्होंने कहा कि अब जो है पाकिस्तान का अच्छा टाइम शुरू हो गया है और 3 साल है उनके पास, और उसमें वो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जानिब लेकर जाएंगे। और एक तरह से उन्होंने जो एक पिक्चर पोर्ट्रे की, नो डाउट इनिशियल स्टेज पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, जो अभी भी चैलेंजेस हैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ ऑपोजिशन का जो रोल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। आपने खबर पढ़ी है तो मेरे पास है खबर। ऑपोजिशन कहती है जी बदतरीन रहे 2 साल, बेरोजगारी बढ़ी,
GDP कमी की तरफ गई। दूसरी जानिब अपोजिशन के ऊपर इस वक्त इल्ज़ाम लग रहा है कि बड़ी फ्रेंडली रही अपोजिशन, बातें तो करती रही, किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं हो पाई, चाहे वो नैब का मामला था, अकाउंटेबिलिटी थी, इमरान खान साहब का जो नंबर गेम था, किसी भी मामले के ऊपर अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो पाई। और लेकिन अपोजिशन फिल वक्त कल 2 साल पूरे होने पे चाहे चेयरमैन PPP या दीगर जो अपोजिशन है PMLN की, उन्होंने भी कहा है कि ये बदतरीन 2 साल थे। ताहम हुकूमत ये कहती है कि हमने अब जो कप्तान है वो विकेट पे सेट हो चुके हैं और अब लंबी इनिंग्स खेलेंगे, तो देखते हैं कि व्हाट कम्स आउट। आज की बड़ी खबर पे जाना, बिल्कुल हम मेन टेबल की जानिब चलते हैं और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आज की बड़ी खबर क्या है। और मेरा दुपट्टा फंस गया है। जी जनाब, आज की जो बड़ी खबर है वो इस हवाले से हम आपको पहले इमरान, चूंकि हमने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, उन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया, लेकिन उसके साथ साथ ऑपोजिशन के जो 2 साल थे वो मुकम्मल हुआ। और इसके अलावा पेंशन के हवाले से भी इमरान हमारे पास एक बड़ी खबर थी। और पेंशन जो गर्दिशी कर्जों से बड़ा मसला बन चुका है। हुकूमत की तनख्वाह और पेंशन बात की जाए तो वो दोनों बराबर हो चुके हैं और पेंशन का मामला जो है वो गर्दिशी कर्जों से भी ज्यादा संगीन हो गया है। हुकूमत ने मसले के हल के लिए बेहतरीन कंसल्टेंट हायर करने का भी फैसला किया। बिल्कुल, और जैसा कि मैंने कहा कि ऑपोजिशन के हवाले से हमारी हेडलाइन भी थी कि क्या ऑपोजिशन ने अपना ड्यू रोल प्ले किया, वाज इट अ गुड रोल जो अपोजिशन ने प्ले किया, या एक ऐसा रोल था जिससे गवर्नमेंट को मजीद मुआवनत मिली। बहुत सारे लोग इस वक्त जो गवर्नमेंट के मुखालिफिन भी हैं, मैं आम शहरियों की बात कर रहा हूँ, वो अपोजिशन के रोल से खास मुतमईन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलात के ऊपर अपोजिशन बिल्कुल भी गवर्नमेंट को उस तरह से टफ टाइम नहीं दे पाई। जैसे कि हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, जैसे कि हम करप्शन केसेस की बात करते हैं, दीगर मामलात के अंदर भी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन फंड के ऊपर भी गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमने बेहतरीन डिप्लोमेसी की है, लेकिन इस वक्त लोगों का, आम शहरियों का भी ये कहना है, उमूमी तौर पर तासुर भी है कि शायद अपोजिशन उस तरीके से एक टफ टाइम गवर्नमेंट को नहीं दे पाई है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ शाइस्ता परवेज मलिक साहब बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम नून। उनसे हम इस अहम मौजू पे बात करेंगे और उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया शाइस्ता परवेज मलिक साहब, आपने में ज्वाइन किया। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अपोजिशन ने बेसिकली हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए काफी अरसे से प्लानिंग की थी और ऐसी सूरत हाल पैदा करने जा रही है कि अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करने से पहले ही घर को चली जाए। देखें, पहले दिन से शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि आएँ आगे बढ़ें, हम आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी में हाथ थामते हैं और मिलकर मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फजलुर रहमान चाहते थे कि हम हुकूमत में कोई भी हुकूमत के साथ ना बैठे, लेकिन देखें वो एक है ना कि नहीं, जब तक उतरेगा लोगों का, उनको ये ख्याल होगा कि अपोजिशन ने इनको हुकूमत नहीं करने दी, तो ये हुकूमत करें। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि ऐसी हुकूमत ना करें कि कोई आने वाले वक्तों में ये हुकूमत लेना ही ना चाहे। अच्छा, ओपोजिशन भी तो हमें तकसीम नजर आती है ना शाइस्ता साहिबा, ओपोजिशन के अंदर भी तो कोई यगानगत हमें नजर नहीं आती है, तो क्या ओपोजिशन ऐसे ही चलेगी? ऐसे चलेगी तो फिर तो हमें 5 साल कंप्लीट होते नजर आते हैं। ओपोजिशन का क्या लाया अमल होगा? क्या कोई तामीरी किरदार होगा? कुछ टफ टाइम देगी ओपोजिशन? ओपोजिशन का काम है, पहला प्लेटफॉर्म है असेंबली, जहां हम गए हैं ये सोचकर कि हमने आवाज वहां उठानी है, वो फोरम है सही। अगर वहां पे हमारी आवाज नहीं होगी तो आपने देखा है कि तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए मुशावरत हो रही है, रहबर कमेटी की मुशावरत हो रही है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल पहले करेगी और फिर जब कोई ऑप्शन भी कारआमद नहीं होगा तो फिर आखिरी ऑप्शन जो होती है वो स्ट्रीट पावर होती है। लेकिन पहले तमाम ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करेगी, देखेगी कि कहाँ कहाँ हम किस तरह इनको टफ टाइम दे सकते हैं। हम वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लोगों की बेहतरी जिसमें होगी वही ठीक हो गया। अच्छा परवेज मलिक साहिबा, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कल मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब का टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है और इस हवाले से डिस्कशन भी काफी डिटेल हुई। क्या APC वाला मामला आगे बढ़ेगा और जो उनके तहफ्फुज़ात थे क्या आप लोग उनको दूर करने जा रहे हैं? भी कुछ बिलों पे उनके तहफ्फुज़ात हैं, कुछ इश्यूज पर हैं, तो वही तो डिले है कि पहले उनके तहफ्फुज़ात दूर किए जाएंगे और फिर मिनिमल एक 1 पॉइंट एजेंडा। देखिए, 3 पार्टीज हैं, उनके मुख्तलिफ सोच है, उनके मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज हैं, उनके मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हैं, तो एक दफ़ा हम बैठ के 1 पॉइंट एजेंडा
कि इस मुल्क को इस नाअहल और नालायक हुकूमत से कैसे छुटकारा दिलवाएंगे, वो रोड मैप बनेगा। सही सही सही। थैंक यू वेरी मच शाइस्ता साहिबा, आपके इतना अर्ली मॉर्निंग हमें टाइम देने के लिए और हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। लेकिन दूसरी जानिब हम अगर इन 2 सालों की बात करते हैं, एक जानिब माशी फ्रंट के ऊपर माइक्रो लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा मसाइल तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रहे हैं। बुनियादी मसला मेरे ख्याल में गवर्नेंस का रहा है, जिसके ऊपर अभी तक सवालिया निशानात मौजूद हैं। कल रात एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू इमरान खान साहब ने किया, उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं कौम के साथ टफेस्ट सिचुएशन के अंदर भी खड़ा रहूंगा और जैसा भी हुआ मैं हुकूमत का साथ बहरहाल हर सूरत के अंदर दूंगा। लेकिन दूसरी जानिब हमें इस वक्त ये भी नजर आता है कि क्या हुकूमत वो मुश्किल फैसले कर पाएगी जिसकी जरूरत है इस वक्त कौम को, इस पर भी हम बात करते रहेंगे। ये हमने ब्रेक लेनी है। यस, मैंने कहा ये बोलते जा रहे हैं, मैंने इनको रोका तो इन्हें कहने मुझे रोका क्यों, लेकिन अभी मैं आपको रोकती हूँ, अभी ब्रेक लेनी है। क्यों रोका? मुझे क्यों निकाला भी याद आ गया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। आपको एक बार फिर से एक्सप्रेसो में खुशामदीद कहेंगे और हम डिस्कशन कर रहे हैं सुबह सुबह अच्छी बात पे। लेकिन अच्छी बात और क्या है हमारे पास? अच्छी बात में वहां क्या देख रही हैं आप? खास बात है या अच्छी बात है, ये बताएं। ओके, हमारा सेगमेंट होता है कल रात खास बात, जिसमें हम आपको हमारे एक्सप्रेस के ही प्रोग्राम के हवाले से बताते हैं जिसमें कोई खास बात हुई होती है। आज हमने दोबारा मंसूर साहब को एंगेज किया है और हमने कोशिश की है मंसूर अली खान साहब से बात करें। कल जब आपने देखा उनका प्रोग्राम तो उसमें बड़ा डिटेल्ड उन्होंने 2 साल की कारकर्दगी हुकूमत की बताई। सो इसी पे हम बात कर लेते हैं कल रात खास बात में। तो जनाब वो कोई अच्छी खासी डिटेल डिस्कशन थी मेरे कप्तान को लेकर, जो मंसूर साहब का स्टाइल है उसमें उन्होंने बड़े डिटेल बताया कि अच्छा जो इससे पहले वाला प्रोग्राम था वो भी मैंने मंसूर का देखा, उसमें उन्होंने बड़ी तारीफ की इमरान खान साहब की। कल थोड़ा सा क्रिटिकल भी रहे कारकर्दगी को लेकर और सो आर द ऑल चैनल्स। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट अगर इस तनकीद को भी मस्बत तरीके से ले, कुछ हद तक ले भी रही है, लेकिन अगर मजीद ले तो मुझे लगता है कि बेहतरी आ सकती है। और अब जैसा कि मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एक टेक ऑफ पोजीशन में आ रही है गवर्नमेंट और सिर्फ 2 साल का एनालिसिस नहीं करना चाहिए। खैर मंसूर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। कल रात मैंने देखा प्रोग्राम, खास बात क्या डिस्कस हुई आपके प्रोग्राम में, खास तौर पे जो 2 साल की कारकर्दगी का एक मुकम्मल अहाता आपने किया, इसको लेकर हमारे एक्सप्रेसो के नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, कल रात जो हमारे प्रोग्राम का मौजू था वो इमरान खान साहब की 2 साल कारकर्दगी थी कि 2 साल के अंदर मौजूदा हुकूमत ने क्या क्या कुछ तब्दील किया, तब्दीली का जो नारा लगाया गया था। 2 साल पहले के इमरान खान और आज के इमरान खान का अगर हम मुआवजना करें तो बहुत कुछ तब्दील हो गया। इमरान खान साहब बहुत तब्दील हो चुके हैं। 2 साल पहले क्या कहा गया था कि गवर्नर हाउसेस के अंदर कोई गवर्नर नहीं रहेगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस को हम यूनिवर्सिटी बना देंगे, इसके साथ साथ 50 लाख घर का ख्वाब, 1 करोड़ नौकरियों की बात, कहाँ है ये सब कुछ? करप्शन के हवाले से कप्तान ने वोट लिए थे, ये कहा था कि करप्शन को मैं खत्म करूंगा, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त पंजाब के वजीर आला खुद नैब के चक्कर लगा रहे हैं। उनके अपने चंद वुज़रा के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। वो और बात है कि अभी तक प्रूफ नहीं हुए हैं, लेकिन चार्जेस वहां पे मौजूद हैं। ये वही इमरान खान साहब थे जो कहा करते थे कि जनाब अगर किसी सीनियर ओहदेदार के ऊपर, हुकूमती रुकन के ऊपर अगर करप्शन के इल्जामात हो लग जाएं तो पहले उसे रिजाइन करना चाहिए, उन इल्जामात से अपने आप को बरी करवाना चाहिए और उसके बाद वो वापस आके उस ओहदे पे बैठ जाए। लेकिन वजीर आला पंजाब हमने देखा है कि वहीं पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ इस 2 साल के अंदर जो उनके सबसे करीबी साथी थे जहांगीर तरीन साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुके थे, उनको साइडलाइन किया गया। वो भी एक बहुत बड़ा धचका है। उसके नताइज तो खैर आने वाले सालों के अंदर, महीनों के अंदर हमें पता लगेंगे, लेकिन एक वो बहुत बड़ा लॉस था। खुशखबरी भी जाहिर बात है 2 साल के अंदर एक आई है और वो कोरोना का जो महाज था जिसके हवाले से शुरू में काफी शुबहात का इजहार किया जा रहा था कि कोरोना के हवाले से ये जंग जो है वो कप्तान जीत सकते हैं या नहीं। बिलाखिर कोरोना के नंबर अब नीचे आना शुरू हो गए हैं, तो वहां पे एक सुख का सांस जरूर मिलता है। बिल्कुल, जहां बहुत सारी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं लेकिन अच्छी बातें भी हैं, जैसे आपने कहा बहुत सारी हैं। लेकिन अगर हम आइंदा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की बात करें, उनके लाएअमल की बात करें, तो ऐसे कौन से 2 काम हैं जो इमरान खान साहब की हुकूमत को उन पे फोकस करने की जरूरत है? यहाँ पर डेमोक्रेसीज के अंदर ये कहा जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है किसी भी मुल्क का, वो ऑपोजिशन लीडर को जो है वो अपने दोस्त से भी ज्यादा करीबी समझता है, उसको समझता है, क्योंकि वो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी तक कप्तान इस हवाले से खुशकिस्मत रहे हैं कि उन्हें इंतहाई एक वीक और कंफ्यूज्ड
और एतमाद से बिल्कुल खाली एक ऑपोजिशन मिली है जो एक दूसरे के ऊपर भी एतमाद नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से अब तक इनके लिए इतने बड़े मसाइल नहीं आए हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? आपको इससे बेहतर है कि ऑपोजिशन के साथ अपना ताल्लुक बेहतर बनाएं, उनको अपना दुश्मन समझना बंद करें और उनको अपने साथ लेके चलें। चूंकि ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, सबने मिलकर ही पाकिस्तान को आगे चलाना है। तो अगर वो इसके ऊपर जरा थोड़ा सा काम कर लें, इसको कॉन्सेंट्रेट कर लें, तो मेरे ख्याल में सिर्फ उनकी नहीं पूरे मुल्क की भलाई हो। और नेक्स्ट जो है कौमी जो मामला है उसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मंसूर अली खान, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। जब भी हम आपको इनवाइट करते हैं आप आते हैं, बहुत शुक्रिया। कल रात खास बात में मंसूर अली खान हमें बता रहे थे कि कल रात क्या खास बात हुई। सो आगे बढ़ते हैं हम और अगले हम अहम खबर के हवाले से, अहम मौजू के हवाले से बात कर लेते हैं। वो है पाकिस्तान दुश्मनी का एक बड़ा मंसूबा जो कि बेनकाब हुआ कल, और जो दो बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं जो कि मुसलसल पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रही हैं। उसमें एक सबसे बड़ा नाम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का है, दूसरा सबसे बड़ा नाम NDS जो कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी है। उनकी एक ऐसी वीडियो जारी हुई है जिसमें इन कलदम तंजीमों को मुआहदे करते हुए देखा जा सकता है, और जराए के मुताबिक रॉ NDS की साजिश का मकसद अफगानिस्तान में जो देरपा अमन है उसको सैबोटाज करना है। हमें मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका मुश्तरका कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अमन कायम हो, तालिबान के साथ नेगोशिएशन हो रही हैं, लेकिन अब ये भारत का भी जो एक सो कॉल्ड सेकुलर फेस है वो भी इस समय बेनकाब होता नजर आता है, और हमें नजर आता है कि इस वक्त भारत किन खतूत के ऊपर काम कर रहा है। एग्जैक्टली आप उन सेकुलर फेस की बात करें तो इससे रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करती चलूं कि आमिर खान ने जो उनकी फर्स्ट वुमेन ने उनसे मुलाकात की और फर्स्ट लेडी से मुलाकात की, और उसके बाद इंडियन मीडिया को जो मिर्चें लगी हैं, इमरान आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जिस हिसाब से उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बैकलैश आ रही है, वो इसकी रीजन यही थी कि उन्होंने मुलाकात की क्योंकि भारत और टर्की के जो ताल्लुकात हैं वो उस तरह से अच्छे नहीं पिछले कुछ हमने देखा, और इस पर उनको बैकलैश किया गया। इनफैक्ट इंडियन मीडिया पे कल मैं देख रही थी, उन्होंने बहुत ज्यादा साथ इंडियन मीडिया तो अपनी तमाम तर क्रेडिबिलिटी खो चुका है, खास तौर पे ये जो चीन और इंडिया क्लैश हुआ था जिसमें भारत के कई फौजी मार दिए गए थे चीन की जानिब से, और इंडियन मीडिया खामोश था। और उस वक्त जब जो चाइनीज आर्मी बहुत बड़ी तादाद में इंडियन हुदूद के अंदर आके बैठ गई, इंडियन मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो ऐसा रही कोई नहीं। और अभी भी जिस तरह से वो टारगेट करते हैं वहां पर मुस्लिम्स को माउथपीस बनने एग्जैक्टली। और आमिर खान की एक और मैं खबर आपके साथ शेयर करती चलूं कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि उनके जो बच्चे हैं वो जो रिलीजन फॉलो करेंगे दैट विल बी इस्लाम, अगर उनकी वाइफ्स हिंदू हैं भी। लेकिन इस पर भी ट्विटर पे ट्रेंड की ये चीज और उनको इतना बैकलैश किया गया, और जो इंडियन सेलिब्रिटीज थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा किया, और साथ साथ इंडियन मीडिया ने इस बात को बड़ा कैश कराया कि जी आमिर खान ने ये स्टेटमेंट क्यों दी। और उसके बाद ये फर्स्ट लेडी से उनकी मुलाकात हुई जब टर्की में वो अपनी शूट पे थे, तो वहां पर उसके बाद भी इंडियन मीडिया पे बाकायदा तौर पर रात के टॉक शोज में इस बात पे आग बगोला होते रहे एंकर्स भी और तज्जियाकार भी। आमिर खान तो बहुत बड़े एक्टर हैं, उनका बहुत बड़ा कद है। अब एक कबूतर आ जाए पाकिस्तान की हद में, इंडियन मीडिया उसको लेकर पूरी ट्रांसमिशन, सो इंडियन मीडिया की हम क्या बात करें, जो कबूतर को टिड्डी दल को भी पाकिस्तान का जासूस कहता है, उस मीडिया की सीरियसनेस को हम क्या डिस्कस करें। लेकिन एक बात हमें नजर आती है कि इंडियन मीडिया इस वक्त तासुब के रंग में रंगा नजर आता है, और अवाम तक जो बात पहुंचाई जा रही है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से है, चाहे वो चीन इंडिया क्लैश के हवाले से है, वो बिल्कुल भी हकीकत के बरक्स है। और इसी तरह पाकिस्तान LOC के जो मामलात हैं वो भी भारतीय अवाम तक भी सही नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार यकीनी तौर पर भारतीय मीडिया है। एग्जैजरेट किया जाता है, एग्जैजरेट बहुत ज्यादा किया जाता है। इसी नोट के ऊपर एक ब्रेक ले लेते हैं और इस उम्मीद के साथ के बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुंचे और सही इन्फॉर्मेशन की आज ओवरऑल पूरे मुल्क में बड़ी अच्छी अपडेट्स है। ओवरऑल बारिश होने का मौसम भी बताते हैं, बात घुमा दी है, क्योंकि मौसम का आपके मिजाज से बड़ा बराह रास्त ताल्लुक होता है। सुबह अगर आपकी आंख खुले, मौसम अच्छा हो, चाहे बेगम बहुत लंबी चिट पकड़ा दे कि आज आपने डबल रोटी भी लानी है, दूध भी खरीद के लाना है, बच्चे के नैपकिन्स भी लेके आने हैं, ऑल दैट, उसके बावजूद आपकी बेगम है जो आपको इतनी टेंशन नहीं। मैंने बहुत सारी बेगमात मुख्तलिफ अपने दोस्तों की देखी हुई हैं। बेगमात आर सेम, ये सेम क्रिएचर है, सो एक किस्म की बातें करती हैं। खैर, कमिंग बैक, हम इस वक्त क्योंकि बेगमात की बात करें तो घर का माहौल बड़ा जरूरी होता है, आपको पता है, अच्छे माहौल के लिए, अच्छे घर के लिए। और घर का माहौल जो बेसिकली सेट करती हैं वो दो शख्सियात करती हैं, एक सास और एक बहू। आप कहेंगे हम ये बात क्यों करें, वैसे हम भी ऑफ द सेट ऐसे लगते हैं जैसे सास और बहू हैं, लेकिन हम आज माइंड मैटर्स के अंदर इसी हवाले से बात करने वाले हैं। हमारे साथ हिना और वकार भाई हैं जो कि इसी हवाले से बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आपको दिखाते हैं माइंड मैटर्स। थैंक यू सो मच अर्मला और इमरान। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में एक बहुत नोन साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं और इनसे हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो हर घर का मसला है, यानी सास बहू की लड़ाई। वकार साहब, ये बताइएगा कि ये सास बहू की लड़ाई के पीछे साइंस क्या है और क्या इसका कोई साइंसी इलाज भी है?
इसका साइंसी हल भी मौजूद है और इसका साइंसी इलाज भी मौजूद है। और अगर ये सेगमेंट पूरा पाकिस्तान एक दफा देख ले तो यकीन करें पूरे पाकिस्तान में सास बहू के सारे झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अरे वाह क्या बात है। तो जल्दी से बताएं। बहुत साइंसी टर्मिनोलॉजी की तरफ जाने से पहले, क्योंकि ये सारा कंफर्मेशन बायस की वजह से होता है, लेकिन इसको हम जरा बहुत आसान करके बयान कर देते हैं। फर्ज कीजिए कि आप बहू हैं, ठीक है, मैं सास हूं, ठीक है, और ये हमारा बेटा है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, सास के साथ आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन होता ये है कि 20 एक बातें आप ऐसी कर जाती हैं जो मेरी पसंद के खिलाफ होती हैं, ये ऐसी चीजें जो मैं मुनासिब नहीं समझती। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं भी बहुत अच्छी सास हूँ, लेकिन 20 एक बातें मैं ऐसी कर जाती हूँ जो मुझे नहीं पसंद, के मूड के मुताबिक नहीं होती, मिजाज के मुताबिक नहीं होती। अब किसी दिन हमारा झगड़ा होता है और वो जरा सख्त किस्म का झगड़ा हो जाता है। ओए होए होए। अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम तरीन चीज ये होती है कि बेटे यानी जो अथॉरिटी है, ठीक है, यानी जो एक तो पहले जो पहुंचेगा अथॉरिटी के पास, एक्चुअली वैसी वो विन विन पोजीशन में आ जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं पहले पहुंचती हूँ, सास अपने बेटे के पास पहले पहुंचती है, तो वो सबसे पहले आपकी वो तमाम बातें बताएगी जो कि आपकी मनफी हैं, ठीक है, जो कि 20 हैं, ठीक है, लेकिन वो 80 में से एक भी नहीं बताएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी नेगेटिव साइड को हाईलाइट करना चाह रही होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। आप पहले ओपिनियन एक शेप करते हैं, जिस तरह मैंने बहसियत सास आपके बारे में एक ओपिनियन शेप किया, क्योंकि मेरा झगड़ा है ना, हाँ ऑफ कोर्स मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मैं आपके हवाले से एक ओपिनियन शेप किया कि आप अच्छी बहू नहीं है। अब मैं अगर आपकी 80% जो अच्छी वाली बातें हैं वो अगर अपने बेटे को बताऊंगी तो इससे तो मेरा ओपिनियन कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसको कंफर्मेशन समझा दिया कि आपके ओपिनियन को जो चीज कंफर्म कर रही है तो मैं सिर्फ बेटे को वो बताऊंगी, उसके बाद आप उसके पास जाएंगी और मैं भी सिर्फ वही बताऊंगी जो 20% आपकी नेगेटिव बातें हैं, ठीक है, और आप एक भी अच्छी नहीं बताएंगे। अब इशू यहाँ पे अथॉरिटी का भी आ जाता है कि जो बेटा है, अब देखिए वकालत में, सहाफत में, किसी भी शोबे में जी कहा जाता है ना कि दोनों पार्टीज की सुननी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। वो दोनों पार्टीज की इसलिए हम कहते हैं कि सुननी चाहिए बिकॉज उससे आप फिर बायस्ड नहीं होते, आपको तो पता चल जाता है बोथ साइड्स ऑफ स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर अथॉरिटी जो है वो थोड़ी सेंसिबल है तो वो मेरी जब सुनेंगी तो वो कहेगी कि अच्छा मैं जरा बीवी की भी सुन, ठीक है, और कुछ अरसे के बाद उसको एहसास होगा कि जब झगड़ा होता है तो ये सारी एक दूसरे की मनफी बातें करती रहती हैं, बिल्कुल, और इनकी तो आदत है या जो भी है, लेकिन मेरा इसमें जो रोल है वो थोड़ा सा कि दरमियाना सा होना चाहिए, मुझे बिल्कुल इधर टिल्ट नहीं होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। जनरली हमारी जो अथॉरिटी या किसी के पास जब हम शिकायत लेके जाते हैं, अगर वो कॉग्निटिवली या अकली तौर पे यानी बहुत अच्छी सेंसिबल है तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाती है, इसमें ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव होने के लिए तालीम याफ्ता होना, बहुत सारे तजर्बात का होना, अथॉरिटी के लिए गैर जानिबदार होना जरूरी है, ठीक है, और जो सास है उसके लिए ये जरूरी है कि वो थोड़ा सा ये जब भी उसको गुस्सा आए तो उसको थोड़ा सा हो कि नहीं इसने कुछ अच्छी बातें भी की हुई हैं, तो मतलब आपको लगता है कि आजकल की सासें हैं या बहू हैं वो ये सोचती हैं कि इसने कुछ अच्छा भी किया है, मतलब अच्छी चीजों को भी हाईलाइट करती हैं और वो सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में होता है। देखिए एजुकेटेड हैं अगर तो वो मतलब जिसको कहते हैं तजर्बात का तनव्वुर या वेरिएशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, वो एक तजुर्बाकार और उन्होंने दुनिया देखी हुई है और वो तालीम याफ्ता है, तो फिर तो वो यकीनन इस चीज का ख्याल रखती हैं। वरना बुनियादी तौर पे इसके पीछे कौन सी चीज प्ले कर रही है? एंगर ही है ना। जब आपने झगड़ा हुआ तो बेसिकली तो गुस्सा है ना, तो गुस्से की हालत में अपने आप को कंट्रोल करना, तो जब आप कंट्रोल करेंगे तो आपको अच्छी बातें भी याद रहेंगी। एंगर मैनेजमेंट अलग से हमारा टॉपिक हो जाएगा, उस पर भी हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। फसू तिलिस्मात का दर नहीं घर है। ग्लेशियर, पहाड़, घर, दरिया सब के सब जीते जागते किरदार लगते हैं। मोहब्बत को पहाड़ रास्ता देते हैं, दरिया ताउन करते हैं। हाँ, अगर कोई अपनी ही नौ का फर्द इरादतन पक्के की जगह कच्चा घड़ा न रख दे तो। हुंजा में पशु है, पशु में जहान आबाद है। पशु जाएं तो इस जहान को जरूर देखें। पशु बटूरा ट्रैक जादू सिफ्ट है। इस ट्रैक पर ग्लेशियर्स के दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं, पहाड़ों की सूरत द्यो हैं, नन्हे फूलों की शक्ल में बोने हैं और लंबी मुसाफत की सूरत में मुसाफिर की बेचारगी है।
ट्रैक पस्सू में ग्लेशियर ब्रीज रेस्टोरेंट के पास से शुरू होता है। शुरू में ट्रैक मुश्किल है, लेकिन पस्सू ग्लेशियर के मुतवाज़ी पहुंचकर एक मैदान आ जाता है। ये मैदान काफी तवील है और मैदान के इख्तिताम पर बटूरा ग्लेशियर आ जाता है। यूं एक ही ट्रैक में आपकी मुलाकात इन दो बड़े ग्लेशियर से हो जाती है। ट्रैक का दौरानिया 5 घंटे है, लेकिन अगर आप बंजर पहाड़ों के तजर्बाकार ट्रैकर नहीं हैं तो अपने जहन में 10 घंटे का वक्त रखिए। गाइड जरूर लेकर जाइए। गाइड के लिए ग्लेशियर ब्रीज रेस्टोरेंट या पस्सू गांव में किसी से पूछ लें। अपने साथ पानी का जखीरा रखिए, क्योंकि पूरे ट्रैक पर कहीं पानी नहीं। पानी को एक एक घूंट करके इस्तेमाल कीजिए। अगर आप तजुर्बाकार ट्रैकर हैं तो पानी की इब्तदाई मिकदार जो भी हो, ट्रैक के इख्तिताम पर आपके पास 30% पानी जरूर मौजूद होना चाहिए। इस ट्रैक की कुल लंबाई तकरीबन 16 किलोमीटर है। ज़हन में रहे कि एक तो ये पहाड़ों के 16 किलोमीटर है और दूसरा ट्रैक का मतलब वो ट्रैक नहीं जो अमूमन पब्लिक पार्क्स में मिलते हैं। पहाड़ों के इन ट्रैक्स पर रास्ता तलाश करना भी बस एक अलहदा ही फन है। तजुर्बाकार ट्रैकर्स गोबर या पत्थर के ऊपर बड़े 2-3 पत्थरों की निशानियों को समझते हैं। नए ट्रैकर्स को इब्तिदा में गाइड्स के साथ ही चलना चाहिए। जिन लोगों को बुलंदी से खौफ आता है वो इस ट्रैक पर ना जाएं। बुलंदी के खौफ पर काबू पाने के लिए पहले छोटे और बेज़रर से ट्रैक करें। ट्रैक के बाद होटल आएं, गर्म पानी से नहाएं, लान में आलू बुखारे के किसी दरख्त के नीचे बैठ जाएं, चाय पिए और कुदरत की करम नवाजियों का शुक्र अदा करें। सुबह हुई। ये ज़ीशान जुनैद की पस्सू में पहली सुबह थी। आदाब साहब, ज़ीशान जुनैद हैं, मेरे दोस्त हैं, कराची में थे। इन्होंने कहा भाई हमारा दिल टूट गया है। तो हमने कहा भाई क्यों दिल टूट गया है? उन्होंने कहा भाई कोई ब्रेकअप श्रेकअप का मामला है, तो बहुत डिप्रेस है। तो मैंने कहा पस्सू आ जाएं, ये एक शफा खाना है। नेचर जो है यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के हवाले से है। अच्छा ये बताइए कि दिल जब टूट गया तो टूट गया, सब कुछ बिखर गया। जी सर। दोबारा रिवाइवल यानी दोबारा आप बहाल कैसे होते थे? आपका तो कई दफ़ा टूटा। इस तरह बहाल हो सकता है कि आप जैसे कोई अच्छा अपने दिल पसंद वाले दोस्त अगर मिले ना, उनके साथ अच्छा इंटरटेनमेंट अगर हुआ तो वो उस तरीके से जो है दिल जो है अपने वो इस बात से एग्री नहीं करते। अरे आदाब साहब क्या बात करते हैं, एंटरटेनमेंट दोस्त ये सब बहुत पीछे रह जाता है। सिर्फ एक चेहरा ना पूरी कायनात पे छा जाता है। पूरी कायनात पे एक चेहरा छा जाता है, कहीं पनाह नहीं मिलती। ये जो दिल एक दफा टूट गया टूट गया। बस समझ गया सर, समझ गया। अच्छा चलें इस तरह करें, एक गाना सुना दें सर। माला के मरहुमा माला के एक गीत है सर। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम यहाँ। आदाब साहब मैं मेरी बात सुने जी। बंदा लाया हूँ इलाज के लिए, उसको खुदकुशी नहीं करवानी। फैक्ट मेरी 2 ख्वाहिशात पूरी कर देंगे आदाब साहब, 2 ख्वाहिशात पूरी कर देंगे सर। मैं आपको ऐसा गाना नहीं पहले मेरी अर्ज सुन लीजिए।
दो ख्वाहिशात मेरी पूरी कर दीजिए। एक 2 मिनट के लिए टोपी मुझे दे दीजिए, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है उसको पहनने का। सर आप मेरी जान ले सकते हैं, मेरा दिल ले सकते हैं ज़ीशान साहब। सर उन्होंने कैप का अच्छा चलो, आप तो मामूली चीज मांग रहे हैं सर, मैंने कहा दिल आपके हवाले कर हमने तो दूं। जब मांगा मामूली मांगा, दुनिया ने खास बना दिया। अच्छा दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है जी सर कि अब मुझे थोड़ा सा मजा आ रहा है आपके साथ, थोड़ा सा मजा आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा मजा आ रहा है। वो गाना है मेरा एक बड़ा फेवरेट और गजल को भी अच्छा लगता है। अच्छा। वो गा दें अगर आप। वादा करो साजना, प्लीज। वादा करो साजना, रूठे हो तुम अब कभी, जीवन की हर राह में, हर धूप हर राह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी। वादा करो साजना। अरे वाह, बात ये है। अच्छा एक और चीज, एक और चाहिए सर। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आदाब साहब, एकदम खिल सा गया मैं आपसे मिलके। ठीक कह रहे थे भाई, ठीक है। पड़ोसी में फर्क होता है। मैं वो बोर्ड देखना चाहूंगा अगर आप हैरोड्स का, और फिर हम थोड़ा सा उनको स्टोर भी दिखाएंगे नाजरीन को कि पाकिस्तानी हैरोड्स का। सर वो बोर्ड हैरोल्ड्स। तो वकार ने मुझे बताया कि एक अमेरिकन ने इनको कहा, जब उनको कुछ चाहिए था और उनको यहाँ मिल गया तो उन्होंने कहा ये यहाँ का हैरोल्ड्स, पशु का हैरोल्ड्स। तो आदाब साहब पे जचता है इस तरह के खिताब लेना, आदाब साहब पे जचता है इस तरह दुखा हुआ दिल ठीक कर देना। आदाब साहब, यू आर लव सर, यू आर लव। आपने बोर्ड लगाया क्यों नहीं हुआ आदाब साहब? आदाब साहब, आपने ये बोर्ड लगाया क्यों नहीं हुआ? लगाया ये बोर्ड सर मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा ये किस लिए मैंने इस फिलहाल रखा है। अच्छा। वो मैं आपको फिर बता दूंगा ठीक सर। है ठीक है ठीक है ठीक है। नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपको नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे हम ऑफ द रिकॉर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर। एक गाना और सुनो सर, आखिरी फर्स्ट हो सकता है। इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। एक गाना और सुनो सर। फर्स्ट अगर नहीं भी सुनेंगे तो आपने कौन सा जानेंगे? इतनी हसीन रुत में तड़पा के जा रहे हो, इतनी हसीन रुत में तड़पा के जा रहे हो, ऐसा न हो गठाए सावन भी लौट जाए। शाम से रात कब हुई किसे मालूम, रात को किस लम्हे में सुबह से शिकस्त हुई कौन जानता है। हाँ वो जानता है जो पहाड़ों में शबो रोज गुजारता है। पहाड़ों में जब आसमानों को सहर का सहर जगड़ता है, ठीक उस समय वादी में रात शिकस्त खाने से इनकारी होती है। अल्लामा इकबाल ने कुछ मिलती जुलती मंजरकशी यूं की थी कि घर बनाया है सकूते दामन कोहसार में, आह ये लज्जत कहाँ मौसीकी गुफ्तार में। है जुनू मुझको कि घबराता हूँ आबादी में मैं, ढूंढता फिरता हूँ किसको कोह की वादी में मैं। मुझे कोई फैसिनेटिंग लगता है और मैं कभी कभी बहुत जेलस भी हो जाता हूँ क्योंकि ये वो एरिया है पाकिस्तान का। वैसे मैंने पाकिस्तान काफी देखा है लेकिन ये वो खास तौर पे एरियाज हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखे। वैसे वकार साहब की जो भी हम इनके सफरनामे देख के ना हमें वैसे एक्साइटमेंट हो जाती है, अच्छा कि हम भी जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे पाकिस्तान को। लेकिन आधे पाकिस्तान को बना देना ना ट्रैवलर, वैसे ही लोग ट्रैवलर बन चुके हैं अब, क्योंकि जब से सोशल मीडिया है और टिकटॉक्स ने बड़ी हेल्प की है, लोग टिकटॉक्स बनाते हैं ना ऐसी अच्छी जगहों पे। हाँ वैसे अग्री और अब दिल कर गया। लेकिन नहीं, इसके साथ साथ जनाब अभी हम आपको एक अच्छी खबर बताने वाले हैं। कल हमने आपको बताया था कि जो एपीएस पेशावर के एक स्टूडेंट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, लेकिन आज जो है एक पाकिस्तानी निजात डॉक्टर नरगिस मावलवाला का एजाज ये है कि वो MIT स्कूल की पहली डीन खातून डीन मुकर्रर हुई है और उनको ये एजाज हासिल है और वो 1 सितंबर से माइकल सेप्सर की जगह अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगी।
नरगिस मावलवाला की बात की जाए तो 2015 से MIT के ये जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है उसकी एसोसिएट हेड है और ये लाहौर में पैदा हुई और कराची में बेसिकली ये पली बढ़ी थी और उसके बाद ये मैसाचुसेट्स में वाक़ कॉलेज है उधर तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गई और 1990 में फिजिक्स और फल्कियात में इन्होंने कॉलेज से BA किया था और उसके बाद जनाब इनके अवार्ड्स की बात की जाए तो इनको 2010 में मैक आर्थर फाउंडेशन अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि एक पाकिस्तानी निज़ाम जो डॉक्टर है उन्हें एक इतने रिप्यूटेड जो कहने एक इंस्टीट्यूट है उसका डीन मुकर्रर किया गया और ये पहली खातून डीन है। और मेरे लिए तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग बच्चियों की तालीम को लेकर इतने इनकरेज्ड महसूस नहीं करते, ऐसी खवातीन दे आर द रियल हीरो जो कि इतने मुश्किल सिचुएशंस के अंदर अपने आप को खातून होने के बावजूद, चूंकि हमारी सोसाइटी के अंदर बहरहाल ये मौजूद है बच्चियों की तालीम को लेकर, तो दे आर द हीरोज जो कि दिखाते हैं कि आपकी बेटी अगर है, आप अपनी बेटी पे इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में शी कैन ऑल्सो बी अ डॉक्टर नरगिस बन सकती हैं वो। सो बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर नरगिस, यू आर अ प्राइड। हम ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और आज ह्यूमैनिटेरियन डे भी जा रहा है, इंसानियत का दिन मनाया जा रहा है। जब भी इंसानियत के दिन की बात आती है, जाने क्यों मेरी सुई घूम के कश्मीर पे चली जाती है, पैलेस्टाइन पे चली जाती है। खास तौर पे हम अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीरी इस वक्त दुनिया भर के अंदर जो कि 8 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, इस वक्त जो उनके ऊपर फौज मुसल्लत की गई है भारत की जानिब से, शदीद किस्म की इंसानी हुकूक की वहाँ पे खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, चाहे वो खवातीन हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं। आपको याद होगा एक पिक्चर आई थी जिसमें एक बूढ़े जो कश्मीरी थे उनको कत्ल कर दिया गया। उनके हवाले से आवाज उठाएंगे या उसको हाईलाइट करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम उसके हवाले से कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड को लेकर ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, खासतौर पे यूरोपियन यूनियन या वो तमाम यूरोपीय ममालिक जो कि ह्यूमन राइट्स के बहुत अलंबरदार बनते हैं, उनकी हैसियत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कोविड-19 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन के अंदर चली गई, नाउ आई एम श्योर कि जो वेस्ट के अंदर रहने वाले लोग हैं वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है। और इमरान खान साहब ने अपनी जो सलामती काउंसिल के अंदर स्पीच थी इन सितंबर 2019, उसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर कोई 20 जानवर भी बरतानिया की या किसी यूरोपीय मुल्क की किसी जगह बंद कर दिए जाए, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता। और यहाँ पे तो लाखों इंसानों को कैद करने का मामला है, तो इस पर दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। आज हम इंसानियत के इस दिन के ऊपर हम ये विश करते हैं और हम ये दुनिया से रिक्वेस्ट करते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि कश्मीरी तो इस वक्त अपनी आवाज़ भी नहीं पहुंचा सकते, इंटरनेट नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है इमरान, और वो कहीं भी अपनी आवाज़ या क्या कुछ भी हम सिर्फ जो देखते हैं वो हमें कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर मिलता है देखने को। और इस आज चूंकि आलमी दिन है, इस हवाले से हम ये भी कहेंगे कि जो कोविड-19 के दौरान हमने अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स की बात की जाए, चाहे वो डॉक्टर्स की शक्ल में है, नर्सेस की शक्ल में है, पैरामेडिक्स की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन सबको आज इनका भी आलमी दिन है और इनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने इस वॉर सिनेरियो में जहां पे पूरी दुनिया इसका शिकार थी, वहां पर फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पे ये सामने आए और उन्होंने दुनिया में हम सबको सेव किया, कहीं ना कहीं अपनी जानें खतरे में डाल के हमें वो बचाने की जिम्मेदारी लेके आगे आगे रहे हर वक्त, तो उनको भी हम आज सैल्यूट करेंगे। और हर उस शख्स को हम सैल्यूट करेंगे जो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इंसानियत की खिदमत करना चाहता है। आप जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, आप सब अब्दुल सत्तार ईदी बन सकते हैं, आप सब डॉक्टर उत्फाव बन सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के अंदर जहां तक आप कर सकते हैं इंसानियत की खिदमत करें, लोगों के लिए अच्छा सोचें, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें, अपना काम बेस्ट तरीके से करना शुरू कर दें और एहसास अपने अंदर लेकर आएं, तो यकीनी तौर पर यह मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा बन सकता है। वी होप एंड प्रे कि जो बेसिक इस्लामिक टीचिंग्स हैं जिस तरह आज के दिन बहुत सारी बातें थी इमरान, लेकिन आज आपके एक दोस्त की सालगिरह भी है। अब हमारे दोस्त क्या लेजेंड हैं, हमारे बहुत अजीज हैं, बहुत प्यारे हैं, लाला अताउल्लाह खान ईसा खेलवी, उनकी आज सालगिरह है जी। और लाला द लेजेंड आप इनको देख सकते हैं, इनकी खिदमात पूरे पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स हों, कोई अवार्ड ऐसा नहीं है पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड हो जो इनको नहीं मिला है। और पूरी दुनिया के अंदर लाला इज अ ब्रांड, और ये वो दुनिया के फनकार हैं जिनके सबसे ज्यादा कैसेट्स मार्केट के अंदर आए, इनकी आवाज बुक में रिकॉर्ड में नाम है इनका। एग्जैक्टली, और इनकी आवाज, इनके गाने एक डिफरेंट ट्रांस में आपको लेके जाते हैं। और मेरे ख्याल से आज हम एक्सप्रेसो की टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में भी बहुत कुछ है, फिटनेस और कूल किचन। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मतलब मेरे को पता नहीं क्या हुआ, सुबह सुबह अपने डोले वोले चेक कर रहे हैं, किसी के साथ लड़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे समझ आई है वजह क्या बनी है। वजह ये बनी है कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट जो है
खुशी भट्ट वो सेट पे आ चुके और इमरान मोटिवेट हो गए हैं। एक चीज बहुत जरूरी है, बहुत से लोग कह रहे थे कि खुशी भट्ट को आप ज्यादा टाइम दें, ज्यादा हमें देखना एक्सरसाइज, तो आज हमने कहा जी हम टाइम देते हैं। खुशी आज हम चुप हैं और आप बोलेंगे बल्कि एक्सरसाइज करेंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं आपको ओब्लिक्स की एक्सरसाइज बताऊंगी जिसको आप लव हैंडल्स कहते हैं। सबको बहुत ज़्यादा इशू होता है इनसे। सो वी गोना स्टार्ट विद ऑन द फ्लोर, जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लव हैंडल्स की। आपने लेग, अपर लेग जो है वो स्ट्रेट रखना है, नीचे वाला लेग बेंड रखना है और अपना हिप रेस करना है। सही। एंड उसको अप एंड डाउन। खुशी, is it good for beginners? Yes, it is. This is a modification of side planks. ठीक है। Okay, we're gonna do 15 each side, 3 sets. 15 करने। Yes, 15 and 3 sets. Okay. Second exercise would be knee raises. Knee raises. This is for obliques. This is a very easy exercise for beginners as well. Both sides, 30 reps. Yes, Okay. 30. Third one would be on the floor as well. ठीक है। जिसमें आपने प्लैंक में जाना है एंड नी को बाहर निकालना है। ओ ये तो मुश्किल है यार। हाँ। दिस इज हार्ड वन। इमरान, आपने अगली बार ये ट्राई करनी है। एंड पुल द नी टुवर्ड्स योर एल्बो। आप इस पे टोज पे नहीं जाना आपने। हाँ, टोज पे ना करना, नीज पे कर लें। नीज पे कर लें। और खुशी कितनी दफा करना है? 15 each side. 15 3 each sets. side. ठीक है। The last exercise would be on your hips. हिप्स पे बैठना है आपने, फीट ग्राउंड में रखनी है, बैक थोड़ा पीछे रखनी है और साइड टू साइड टोर्सो मूव करना अपना। दिस वुड बी 15 each side, 3 sets. So these are the 4 exercises जो आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, वो आपके या साइड्स पे एक अच्छा स्ट्रेच देगी और आपको रिजल्ट देगी इंशाल्लाह। अच्छा खुशी, नॉर्मली आप ये जो आपने भी एक्सरसाइज बताई हैं, ये तमाम एक्सरसाइज बिगिनर्स कर सकते हैं या कुछ इसमें मॉडिफिकेशन भी हो सकती है? ये सारी मॉडिफिकेशंस बताई हैं मैंने। ठीक है, ये सारी मॉडिफिकेशंस हैं, सही वाली एक्सरसाइज नहीं बताई जो बेसिकली। इससे भी मुश्किल है। हाँ, यस, वो उससे भी मुश्किल है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं कैसे करूँगा। ये वैसे जितनी आपने की अब ये 4 बेसिक एक्सरसाइज आपने बताई हैं, तो इसके लिए कितना टाइम चाहिए? इसके लिए लाइक यू नीड 3, अगर आप टाइम करें तो 10 to 12 मिनट्स में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, सिंस वी हैव द टाइम, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल भी कह रहा था, बहुत से लोग एक्सरसाइज तो करते हैं, कार्डियो वगैरह भी करते हैं, डाइट का ख्याल नहीं रखते। आई एम वन ऑफ देम, और बहुत सारे पाकिस्तानी। क्या करें? डाइट को कोई मैकेनिज्म बताएं कि जिससे हमारी डाइट भी मेंटेन हो जाए एंड विद दैट एक्सरसाइज। डाइट 80% मैटर करती है। बेसिकली ये है कि यू शुड हैव होलसम फूड। जितना नेचुरल फूड ले सकते हैं उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप पैकेटेड फूड या प्रिजर्वेटिव्स अवॉइड कर रहे हैं ना तो बेहतर है, और अगर आप नेचुरल फूड ले भी रहे हैं और थोड़ा सा ज्यादा भी ले रहे हैं तो ठीक है आपकी बॉडी के लिए। अच्छा, ये तो आपने हमें स्टार्ट में बता दी और 4 स्टेप्स आपने हमें बता दिए। इसके साथ फर्दर एडिशन में अगर कुछ है, क्योंकि टाइम है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि अगर वो भी आप हमें बता पाएं कि इसके साथ फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ मजीद कुछ ऐड कर सकते हैं अगर हम। तो हमने कल डिस्कस करना था कुछ नी, जिनको नी का इशू है उसके बारे में। हाँ, कुछ इश्यूज जिनको नी में होते हैं, विमेन को स्पेशली आजकल 80% लोग हैं वैसे हम जैसे लोगों को कभी ज्यादा इशू होने लग जाता है कि नी पे प्रेशर आ गया या कुछ ऐसा। पोस्चर की वजह से भी होता है, वेट गेन की वजह से भी होता है। तो उसकी 2-3 एक्सरसाइज हैं जो आपकी नी को स्ट्रेंथन करेंगी। ओके, यू हैव टू लाई डाउन ऑन द फ्लोर। ओके, ठीक है, 1 leg स्ट्रेट एंड पॉइंट योर टो अप। टो को ऊपर पॉइंट करना है और ट्विस्ट करना है साइड पे एंड होल्ड करना है इसको एंड रिलैक्स एंड लिफ्ट, पॉइंट, ट्विस्ट एंड रिलैक्स। ब्रीथ आउट 15 each side. Second exercise would be a pillow in between your legs and you have to press it like this. मेरे पास अभी है नहीं, बट आपने पिलो नीज के बीच में रखना है और उसको प्रेस करना है, होल्ड करना है 5 seconds. ओके, पिलो को आप होल्ड करेंगे और उसको ठीक हो गया। ये तो बड़ी इजी है। हाँ, ये उन लोगों के लिए जिनको नी का इशू है और इंशाल्लाह विद इन 2-3 months बहुत बेहतर हो जाएगी और आप फील करेंगे कि यू कैन स्टेज जो है ना। खुशी, एक क्वेश्चन, नॉर्मली हमें कहते हैं कि आपने वॉक जब करनी है तो या कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि आपने बहुत तेज वॉक करना है यानी ब्रिस्क वॉक करनी है, कुछ कहते हैं आपको स्लो वॉक करनी है। सो व्हाट्स द आइडियल कंडीशन टू वॉक? कोई भी, आप स्लो भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो। फास्ट करोगे तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, आपकी मूवमेंट ज्यादा होगी। कोई इस तरह का नहीं है कि फास्ट करने या स्लो करने से पे भी डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच खुशी हमें बताने के लिए। दिस वाज हेल्थ एंड फिटनेस जो कि आप देख रहे थे खुशी के साथ। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद कोल्ड किचन में भी जाएंगे और इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान पाकिस्तान आना चाहते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। टू एक्सप्रेसो और मैं आ चुकी हूँ शेफ नुमान के पास कोल्ड किचन में। वेलकम टू द शो शेफ नुमान, कैसे हैं आप? हाँ, गुड।
ठीक है, क्या बनाने वाले हैं आज? आज आपको चॉकलेट मूस बना के दूंगा। मैंने कहा काफी दिन हो गए हैं आपको कुछ मीठा नहीं पिलाया, तो हाँ, खिलाया तो खिला दूं मैं आपको। ठीक हो गया। तो क्या क्या चाहिए? इसके लिए आपको फ्रेश क्रीम चाहिए होगी और ठीक है। चॉकलेट आप मार्केट से ले सकते हो, न्यूटेला चॉकलेट या कुछ भी, कोई भी चॉकलेट मिल जाए। और थोड़ा सा आपने चॉप करके अपना फल रख लेना, कोई भी मैंने तो पीच रखा है, लेकिन आप कोई भी फल रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फल ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ठीक हो गया। क्रीम, कोई भी फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। इन्होंने इसमें पीच रखा हुआ है, यू कैन ऐड एप्पल्स, बनाना। और उसके बाद इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे। ओके, चॉकलेट आपकी लेयर बन जाएगी, इसमें जरा लुक अच्छी लगेगी आपको। आप मेहमान को किसी को देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ये आपको वैसे मार्केट से अवेलेबल होते हैं, तो लुक रियली नाइस, और ये आप एज अ डेजर्ट इसको रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने डबल लेयरिंग की है इसकी? जी, इसके ऊपर फिर से क्रीम की लेयर है और उसके ऊपर हम फिर फ्रूट्स ऐड करेंगे। फ्रूट्स ऐड करेंगे। ठीक हो गया। एक लेयर बेस पे आपने फ्रूट ऐड किया, फिर आपने फ्रेश चॉकलेट ऐड की, फिर क्रीम ऐड की, और उसके बाद आप फिर फ्रूट्स ऐड करें। आपका डिजर्ट रेडी है। वाह, दैट्स रेडी। इमरान देखिए, इतना क्विक डिजर्ट आपको खाने को मिल सकता है। बनवा लें। टाइम और बना जी, और बना लेते हैं। ठीक है, और बना। He's ready to make one more. फिर से हम मतलब उनके दूसरे पास के लिए है, सामान सब कुछ है। अच्छा चलिए, आप बनाएं इतनी देर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, बल्कि मजे की अपडेट है, वो मैं जरा अपने नाज़रीन तक पहुंचा लूं। है इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट के बारे में मैं उनका बड़ा फैन हूं। वैसे दौरे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जनाब अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना होगा, जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जाती तौर पर पाकिस्तान आना और क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा, मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। लेकिन जो रूट के बारे में हम अगर बात करें या पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट की बात करें, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक 2005 के बाद इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। इट्स बीन 15 ईयर्स अभी तक इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान नहीं आई है। और पाकिस्तान इंग्लैंड की टीम के अंदर भी हम अगर देखें, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जब पाकिस्तान के अलावा कोई टीम खेलती है तो वो इंग्लैंड की टीम को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इंग्लैंड के अंदर मौजूद है। और हम भी जो कि लाइव देखे जा रहे हैं इस वक्त, तो यकीनी तौर पर अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आती है तो बहुत जबरदस्त सीरीज हो सकती है। नो बहुत डाउट अच्छी ऐसा क्रिकेट है। देखते और ये 2022 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाँ बिल्कुल, और 2022 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। अब हमारे पास वी आर डन विद द शो, और हमने आज वो लेके तो आती जो बनवाया था वो भी बना रहे हैं, हम थोड़ा खुफिया तरीके से कहेंगे। अभी हमने देखने वालों से इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने हमें लाजमी देना है। हमने बोर नहीं किया। बिल्कुल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल पे आप फीडबैक दें, और कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह ने के बारों मेहरबान।